नमस्कार। 99 कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जनता की बात, जनता के प्रतिनिधियों के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ तीन खास पार्टियों के खास प्रतिनिधि मौजूद हैं। ठीक हमारे बाईं तरफ संजय झा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीजेपी है। उनके लिए जोरदार स्वागत करें तालियों से, क्योंकि आज उनसे सवाल होंगे तीखे जो जनता के हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जवाब देते हैं और कितनी हमारी जनता जो टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं वो ऑडियंस कितने संतुष्ट होते हैं और उन अपने कितने वोट में तब्दील कर सकते हैं। ठीक उनके बाद राशिद रजा अंसारी, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं। उनके लिए भी ताली जरूर बजा दें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट राजा दास, बहुत ही यंग हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं JLKM के। जी हां, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश 99 कॉन्क्लेव जनता की बात, जनता के प्रतिनिधियों के साथ में। सबसे पहले हमारा सवाल संजय झा जी से होगा जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। संजय जी, सबसे पहला यही सवाल है कि आज पिछले 5 सालों से या कह सकते हैं कि 25 सालों से धनबाद में खास तौर से बीजेपी के ही नेता, चाहे वो MP हो, MLA रहे हो, बीजेपी से ही हैं। लेकिन आज भी जो धनबाद की जनता है उनको लगता है कि धनबाद में जो तरह का विकास होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो सका है। मैं मेंशन भी करना चाहूंगा, चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, चाहे वो फ्लाईओवर की स्थिति हो, चाहे वो एयरपोर्ट की समस्या हो, चाहे वो एम्स की समस्या हो। तो क्या जनता जानना चाहती है इन 5 सालों में अगर फिर से मौका मिलता है तो क्या जनता इसमें तब्दीली देख पाएगी? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जानकारी का संवर्धन कर ले कि आजादी के 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया और देश किस सीमा तक विकसित हो पाया ये सबके नजर के सामने है। आपने कहा कि धनबाद में हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो 25 साल पहले का धनबाद और आज के धनबाद में बहुत गुणात्मक परिवर्तन आया है। आप जहां पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बगल में 8 लेन की सड़क बनी हुई है, ये हमारी सरकार की देन है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि धनबाद में 8 लेन होगा। राहुल गांधी जी स्पेशली आईएसएम में हेलीकॉप्टर से आए थे कि हम आईएसएम को IIT का दर्जा देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी IIT का दर्जा नहीं दे पाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएसएम को IIT का दर्जा दिया। सिंदरी खाद कारखाना बंद हो चुका था, हर 8,000 करोड़ का सिंदरी खाद कारखाना को हमने पुनर्जीवित किया और अन्नदाता किसानों को पूरे पूर्वोत्तर भारत में हमने राहत प्रदान करने का काम किया, वो भी नीम कोटेड यूरिया। कांग्रेस के समय में जो यूरिया पैदा होता था या खाद कारखाना निर्माण होता था वो नीम कोटेड नहीं था, उसकी कालाबाजारी होती थी। हम उस कालाबाजारी को रोकने के लिए हर में नीम कोटेड यूरिया बना रहे हैं। आप देखिए, वर्षों से जो पुल नहीं बन पाया था, अभी शिलान्यास हुआ। हमारे समय में DPR बना था रघुवर जी के सरकार में, मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक, ये अभी आपके मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। ये हमारी सरकार की देन थी कि हम एक फ्लाईओवर दे रहे हैं धनबाद में। आप देखिए, काको मठ से लेकर महोदा तक सड़क हमने बनाई, गोविंदपुर से महोदा तक सड़क हमने बनाई, बैंक मोड़ से DPS रोड, सिंदरी धनबाद पाथड़ी रोड से बोलते हैं, हमने बनाया। तमाम तालाबों का, चाहे बिकार बंद हो, चाहे रानी तालाब हो, सबका हमने सौंदर्यीकरण किया। तमाम स्मशान घाट का हमने सौंदर्यीकरण किया। गर्भवृण की स्थिति देखिए, हमने परिवर्तन आया। सर, हम तो विकास की गाथा का नया इतिहास रचे हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी चीजों को सामने रख दिया है। अब सीधे चलते हैं राशिद रजा अंसारी साहब के साथ, क्योंकि आप पर ये हमेशा से इल्जाम रहता है कि 70 सालों से आपने राज किया लेकिन कोई काम नहीं किया है। जैसा इन्होंने मेंशन भी किया कि क्या देश का विकास और धनबाद का विकास अंतर दिखता है इन तमाम तरह के। हालांकि संजय जी ने 2 चीजें जो मैंने खास तौर से मेंशन किया था उनको स्किप कर गए कि एयरपोर्ट की बात जो आज बहुत जरूरी है धनबाद की जनता के लिए, और दूसरा एम्स की हमने बात की, उनको भी स्किप कर दिया। आपको फिर से मौका देंगे। एयरपोर्ट सर बोकारो में सर हमारा हो गया है, राज्य सरकार की विफलता के कारण प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। बोकारो में एयरपोर्ट है सर हमारा। चलिए राशिद रजा जी से भी जान लेते हैं इन पर उनका क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं 99 चैनल को ये धन्यवाद दूंगा कि आपने ये लाइव चल रहा है ना, ये आयोजन किया है डिबेट का। संजय जी मेरे दोस्त हैं
पुराने दोस्त हैं हमारे, लेकिन आपने जो सवाल किया इनसे और इन्होंने जो चालू किया जिस बात से लेकर के, तो मैं तो सोच रहा था कि धनबाद के मुद्दे पे बात होगी, लेकिन मुद्दा यहाँ पे आ गया, सेंट्रल का मुद्दा आ गया यहाँ पे। तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि 70 साल इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया। संजय जी, सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आज जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, जो बात कर रहे हैं, इस आजादी की जो गाथा हम लोग गा रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आप बताइए ना कि हमारे इस आंदोलन में, भारत की आजादी के आंदोलन में, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी ऐसे इंसान का नाम बताइए जो आपके पार्टी में अभी है, तो मैं मान लूंगा आपको कि जिन्होंने, सुनिए राशिद साहब, देखिए आजादी की बात है, अगर हम लोग अभी जैसा इन्होंने कहा, बेहतर यही होगा। बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे और पटाभी सीतामढ़ैया को हरा के कांग्रेस मैंडेट थे ना, ने कहा कांग्रेस मैंडेट थे ना वो। तो इन्हीं नेताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय जी, कि धनबाद हमको बातें पूरी करने दीजिए। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा कि अगर हम लोग आजादी से अब तक बहुत तरक्की किए हैं, अगर हमारे आस पड़ोस की अगर देशों को देखेंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान बहुत खुश है और बहुत अच्छे से है। इसके लिए एक बार जरूर ताली बजाइए, क्योंकि हम बेटर देन द बेस्ट होना चाहते हैं। हम धनबाद को भी उस पटल पे लाना चाहते हैं जहां पर आम जनता जो है, ये आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि धनबाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला केंद्र सरकार को है, सबसे ज्यादा मिनरल्स यहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हम यहां से देते हैं, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जिसको माना जाता है कि वो बड़ा सिटी है या नहीं है, वो एयरपोर्ट है या नहीं है, हमारे पास अच्छे यहां से ट्रेनें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं, हमारे पास मेडिकल सुविधा अच्छी है या नहीं है। आज हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो खास 4 बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम बता दूं, दिलशाद खान है, संजय कुमार, शंकर कुमार और नीतीश कुमार चौरसिया जी ने बहुत मेहनत की है इस पर। चारों जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता से जानने की कोशिश की है कि आज जो हमारे साथ 3 खास नेता आ रहे हैं, तीनों झारखंड के बड़े पार्टी के नेता आ रहे हैं, उनसे किस मुद्दे पे सवाल किया जाए। और ज्यादातर सवाल, आप यकीन मानिए, इन्हीं मुद्दों पर आया है कि बैंक मोड़ में जो जाम होता है, उस समस्या का क्या समाधान है, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, उसका क्या समाधान है, हमारे पास मेडिकल सुविधा नहीं है, उस पर क्या समाधान है। हम बिल्कुल आज ये बात नहीं करेंगे कि हमारा भारत टॉप पर है और इंशाल्लाह रहेगा। हमको बात पूरी करने दीजिए। जी हाँ, अब आप बात पूरी कर लीजिए और हम सिर्फ धनबाद पर बात करेंगे। हम धनबाद पे ही बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे भाई ने केंद्र की बात की, तो मैंने कहा एयरपोर्ट हमने डबल किया। ठीक है, देखिए एयरपोर्ट थे, संजय जी बोलने दीजिए, हमको 2 मिनट बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा आप। एकदम आप बोले, हम चुपचाप रहे, एकदम सब आपकी बात सुने। आपने कहा 8 लेन, यहाँ पे बहुत से भाई हमारे बैठे हुए हैं। 8 लेन इन्होंने अभी गाथा किया कि हमारे कार्यकाल में बना, लेकिन आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 8 लेन की जरूरत थी कि यहाँ की जो ट्रैफिक की जो समस्या है वो जरूरत थी? आप बताइए कि ये 8 लेन जो पास हुआ है रघुवर दास जी के समय में, एक नहीं, हम 8-10 ऐसी सड़कें बताएंगे जहां पे लोग नहीं चलते हैं, बकरियां चलती है। पैसा का दुरुपयोग किया गया, उनके कार्यकाल में पैसा का दुरुपयोग किया गया। ये 8 लेन के जगह जो बड़ी गाड़ी जो मटकुरिया से पास होने की थी, ये आकर के आपका बरवड्डा में मिलना था, वो काम कराना चाहिए। आपने जो ये काम करवाया, आप बोलिए इसकी लाभ क्या है? हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि इनका लाभ क्या है? ये 8 लेन का पैसा 400 करोड़ रुपया राज्य सरकार के समय में दुरुपयोग किया आपने। राशिद साहब, काउंटर सवाल, सरकार आपकी भी रही है यहाँ पर झारखंड बनने के बाद। मेरा एक सवाल राशिद साहब से, क्रॉस क्वेश्चन, उस समय भी ये समस्या थी, उस समय भी एयरपोर्ट की जरूरत थी, उस समय भी जाम लगते थे, तो क्या कांग्रेस ने भी इस पर पहल किया? सर अच्छा सवाल है। देखिए सुनिए तबरेज भाई,
25 साल आपके कहने के अनुसार क्या लोग जानते हैं कि इस 30 साल में 25 साल मनान मलिक को छोड़ दीजिए आप, तो 25 साल जो है हम उसी 5 साल की बात कर लेते हैं ठीक जब है। मनान मलिक नहीं साहब। नहीं 25 साल के अंदर देखिए, ये जो मामला होता है ना, ये सेंट्रल का मामला होता है, केंद्र का मामला होता है। हवाई अड्डा को नहीं सर, प्रस्ताव राज्य सरकार देती है सर। अरे दिया हुआ है। सुनिए संजय जी, आपको हम आज ध्यान दिला रहे हैं कि ये केंद्र का मामला है नहीं और सर, प्रस्ताव राज्य सरकार देती है सर। एकदम दिया हुआ है। और चलिए। सुनिए, आपकी ज्यादा 18 साल की यहाँ पे सरकार रही है। हमारे साथ एक बहुत ही हमने तो यंग बनाया एक मिनट मेरी बात पूरी संजय करने जी, दीजिए। फिर से मौका यहाँ मिलेगा। पे एम्स, बोकारो हमने दिया था। यहाँ पे एम्स, यहाँ पे हवाई अड्डा, दोनों धनबाद के लिए था। आप जिस लेकिन बात यहाँ भाई के से जो पूछिए। हमारे सांसद थे, नहीं उनको पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे कि ये मेरे तरह का संथाल कि पीएमसीएच जो इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, संथाल करा दिया। संजय जी और सारी साहब दोषी कौन है बताइए? राशिद साहब, कॉलेज का दोषी आप नहीं लोग सर, हैं। संजय आप सर, एक ड्यूटी नहीं कर आप रहे लोग फिर सवाल। सर। इसका दोषी हम लोग नहीं है। और स्थिति अस्पताल चलिए सवाल पूरा पूछिए। का पूरा दोषी जो है भाजपा हमारे सरकार राज्य है। में उपाध्यक्ष हैं यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसद इसके जिम्मेदार है। होते रहेगा। हमारे समय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आया और आप एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर पाए। मेडिकल कॉलेज बगल में अस्पताल खड़ा है। संजय जी, हमारे साथ एक युवा नेता हैं JLKM के राजा दास जी, ये बताएंगे। और इनसे सवाल एक सीधा सा सवाल है कि आपने कांग्रेस को भी देखा, आपने बीजेपी को देखा, आपकी नई पार्टी है, आपकी क्या रणनीति है वो जनता को जरूर बताएं। सर्वप्रथम इस 99 परिवार को, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कैमरा के माध्यम से झारखंडी और धनबाद के जनमानस को दिखाने का काम किया। इसके लिए आभार, और पूरे परिवार को मेरे तरफ से नमस्कार और झारखंडी जोहार। और हमारे अभिभावक स्वरूप जो भी यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ डिबेट में है, उनको प्रणाम, नमस्कार, आदाब और माटी पुत्र के तरफ से झारखंडी जोहार। सर्वप्रथम एक बात बता दे कि हमारे एक लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में कहा जाता है कि जोन बेटा बापक पैसा उड़ायो बापक बेटा नहीं, और जोन नेता हमारे बनल झारखंड राज्य और धनबाद के लुटाए थे, झारखंड और धनबाद के नेता नहीं। झारखंड लूट रहा है, धनबाद कूट रहा है। इन लोग हमेशा से चुन्नू मुन्नू का काम किए हैं और एक दूसरे पे उछालते काम किए हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जो बीजेपी और कांग्रेस ने धनबाद और झारखंड को ठगा नहीं। जिन्होंने भी आया धनबाद और झारखंड को सिर्फ ठगने का काम किया, छलने का काम किया, विकास के नाम पर विनाश का काम किया, विनाश का काम किया। राजा साहब, इसीलिए सांसद हम बन रहे हैं, विधायक हम बन रहे हैं। राजा साहब, जब भी हम आशीर्वाद हमारे साथ है। राजा साहब एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि आपके लीडर हैं, आपके आइडियल हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल आप अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो 99 जनता तय के लिए करती है ना, और जनता आपके का लिए भी आशीर्वाद अच्छा हमारे रहेगा, साथ क्योंकि है। अभी आप नए नेता हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, और जितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे लोग ज्यादा जुड़ेंगे। अपनी बात को पूरा कीजिए। जिस प्रकार से विकास के नाम पर विनाश किया गया, कोई ऐसा सगा नहीं जो धनबाद और झारखंड को ठगा नहीं। हर एक लोग आते हैं विकास की गंगा बहाने का नाम पर, यहाँ पर स्थान नीति, शिक्षा नीति और विकास के नाम पर। यहाँ पर हमारे अभिभावक स्वरूप ने कहा कि 8 लाइन बड़ा, उनका हम स्वागत करते हैं, किंतु 8 लाइन एक सप्ताह के अंदर आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से कवरेज किया था, क्या वो धस के वो कुआं का रूप ले लिया? क्या कुआं बनाई गई थी? कुआं का योजना था या फिर सड़क का योजना था? ये सड़क का योजना था, ये कुआं जरूरत का योजना था कि सड़क का योजना था? अगर कुआं की कांग्रेस योजना पार्टी थी थी, तो कुआं के नाम पर कांग्रेस जवाब था। कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं अभी- 8 लेन की आवश्यकता नहीं थी, जनता को जवाब देना हुआ है। राजा बिल्कुल जवाब जी, देंगे। राजा जी, अभी आप अभी अपने ट्रैफिक पे इसको आपकी बात पार्टी करनी नहीं चाहिए। है, सर, ये आपकी जनता पार्टी हिसाब की चुकाएगी आपको। रणनीति क्या है, एटी इस लेन पर का। आप बताएं कि अगर आपकी सरकार बन जाती है या किसी तरह का अगर आप जीत जाते हैं अपने इलाके से, तो आपकी क्या रणनीति है? जब आप अपने मीटिंग में बैठते हैं तो उन मुद्दों को अगर जनता के सामने रखेंगे तो ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपको वोट में परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, हम यहाँ के युवा नौजवान, यहाँ पे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जिसका जितना हिस्सेदारी उसके उतना हकदारी, जिसका जितना हिस्सेदारी सभी को समानता से, यहाँ के आदिवासी मूलवासी हर एक कौम को हम लोग जगह देने का काम करेंगे, हर एक लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पे शिक्षा नीति पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, यहाँ के लोगों को हक अधिकार कैसे मिले उस पर बात करेंगे, विकास पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा बात कि जो दुख सुख में खड़ा होकर एक जनप्रतिनिधि का काम होता है खूंटा बनना, एक घाव का मलहम बनना, जाकर के हर एक
कस्बा में हर एक गलियों में उनका सहारा बनने का काम करेंगे और उनके हर दुख दर्द में उनके साथ सम्मिलित होने का और उनको साहस और आशा दिलाने का काम करेंगे कि अब जो भी पार्टी आई है अब आपके साथ है और आपका हर अधिकार, आपका हर समस्या का समाधान करने के लिए, आपके दुख के साथ दुख चलिए, से पीड़ा बहुत करने के बहुत लिए बहुत बहुत तैयार है शुक्रिया और आगे रहने का बहुत काम बहुत करेंगे। शुक्रिया। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे जो 4 ब्रेव जर्नलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने पहले ही सर्वे किया, लोगों से सवाल पूछे कि क्या सवाल हम आपके जनप्रतिनिधि से पूछें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा दिलशाद खान साहब से कि वो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे 3 नेता मौजूद है यहाँ पर, अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो जरूर पूछें। निश्चित तौर पर धन्यवाद तबरेज। सवाल मेरा कांग्रेस से ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी आए हैं, जो विपक्ष जो बात उठा रहा है कि 2014 में आए थे, वो चुनाव लड़े फिर चले गए, जनता के जो भी मुद्दे रहे यहाँ पे, चाहे बिजली की समस्या रही, क्राइम को लेकर काफी आंदोलन किया, आप लोग भी खुद वहां पे उतरे थे आंदोलन में, लेकिन प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आ रहे थे आप लोग के। तो वो कितना प्रभाव डाल रहा है आप लोग को, क्योंकि वो अभी तो गली मोहल्ले में जा रहे हैं, तो क्या विश्वास जमा पा रहे हैं? क्योंकि विधायक तो साफ तौर पे कर रहे हैं 2014 में आए थे, हारे चले गए, 2024 में आए, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा कि अगर जीत जाते हैं आपके प्रत्याशी तो कितना काम करेंगे या फिर यहाँ पे रुकेंगे भी, अभी नहीं रुकेंगे। और धनबाद की जनता भी कम ही पहचानती है उनको। मैं कटाक्ष भी किया था विधायक जी ने कि उनसे लोग पूछते कि देवी के बेटे हैं क्या। ये तो मैंने 3-4 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने जी भी ये मुद्दा उठाया। तो ये एक जो है ना विपक्ष का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, कि ये 10 साल के बाद नजर आया। ऐसी बात नहीं है। मैं धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ जो भी बात आप लोगों को समक्ष करूंगा, सच्चाई से बोल रहा हूँ एक बात, कि आज हम लोग संगठन जो चलता है, कोई भी भाजपा हो, चाहे जेकेएलएम हो, चाहे कांग्रेस हो, तो संगठन को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि अजय कुमार दुबे जी लोकसभा चुनाव में करीब करीब, दिलशाद जी जो आपने सवाल किया, आपको भी मालूम है ये बात, लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़े, लेकिन लोकसभा ने में कम से कम वो पूरे 6 विधानसभा में जो है उनको बनाया गया था कोऑर्डिनेटर पूरे लोकसभा का। तो उन्होंने कम से कम 44 से 45 प्रोग्राम यहाँ पे करवाया। और जब भी वो, हाँ दिल्ली में उनका कारोबार है, जब भी वो आते हैं हम लोग उनके मार्गदर्शन लेते हैं। जनता के साथ क्यों नहीं, संगठन के साथ तो वो है, संगठन में आप उनको ऊंचा पोस्ट दे दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो जनता के जो मुद्दे थे, बिजली को लेकर जो आंदोलन जब हुआ, लगातार हुआ, कोरोना में वो कहीं नजर नहीं आया, तो जनता से वो क्यों नहीं जुड़े रहे? जो 10 साल का जो गैप हो गया वो क्यों नहीं? संगठन के लिए काम किया, आप लोग उनको ऊंचा पोस्ट दे सकते हैं, लेकिन टिकट दे देना, क्योंकि दावेदार और भी थे यहाँ से, दावेदार आप भी थे, आप भी जनता के है, तो पार्टी ने फैसला लिया, वो ठीक है, आप लोग की मजबूरी है मानना, लेकिन जनता की मजबूरी है, वो जनता आज भी आपके पास जाती है। फिर इस बात की गारंटी कि हारने के बाद फिर वो फिर नजर आएंगे यहाँ पर। देखिए ऐसा है ना कि हार जीत की तो बात अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, वो 23 तारीख को तय होगा। मतलब जीत जाने के बाद भी वो जनता के साथ बने रहेंगे, इसका अपोजिट सवाल भी ये जनता है। के साथ तो वो बने हुए हैं, वो हम मैं जानता हूँ। जनता के बीच में जहां तक जाने की बात है, तो देखिए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे कि वो अभी किसी भी पद पे यहाँ बैठे हुए नहीं है, कोई सरकारी पद हो, चाहे किसी को भी पद हो, या कोई विधायक नहीं है। वो जनरली जब भी यहाँ पे आते हैं हम लोगों से बात करते हैं, और जो भी यहाँ की कुछ भी समस्या है उसका समाधान करते हैं। हाँ, अब रही बात, आप लोग बार बार यहाँ के लोगों की जो एक आवाज उठ रही है कि हर मोहल्ले टोलों नहीं घूमते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो जाते हैं, लेकिन उनका एक साफ बात कहना है, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके चैनल के द्वारा, कि वो जब आते हैं उनको फेसबुक से, उनका कोई फेसबुक नहीं चलता है, इस तरह का कोई भी काम नहीं करते हैं जो नजर आए, ठीक है। जनता को भी काम नजर नहीं आएगा फिर क्या जीतने के बाद? बिल्कुल, जब जनता यहाँ की चुनेगी तो आप देखिएगा कब जनता उनको चुनी। 2014 में चुनाव वो लड़े, 2.5 लाख वोट लाए। उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। 2014 में जब वो हारे थे, विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए थी यहाँ पर।
अब देखिए ऐसा है दिलशाद जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रजा साहब, आपने अपनी बखूबी जो जवाब दिए। अब हमारे साथ एक और बहुत ही खास रिपोर्टर मौजूद हैं, शंकर कुमार, जिन्होंने जनता के बहुत सारे सवाल उठाए हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल भी होंगे। अगर शंकर साहब आपके पास कोई खास सवाल हो तो हमारे प्रतिनिधियों से जरूर पूछिए। जरूर। देखिए, मेरा सवाल भाजपा से संजय झा जी से है। 2014 में अजय दुबे जी हार गए लोकसभा चुनाव में, वो अंडरग्राउंड है, लेकिन आप तो बने हुए थे, आपके विधायक तो बने हुए थे अभी तक, उन्होंने क्या विकास किया? आप अभी जाके देखिए तपोवन कॉलोनी में, वहां अभी देखिए बरसात का मौसम पार हो गया, देखिए वहां बाढ़ बहता है। आप 8 लेन देखिए, आप बोलते हैं कि 8 लेन में वो पानी का लीकेज हो गया था। 462 करोड़ की लागत से जो सड़क बनता है उसमें पानी का लीकेज कैसे हो जाता है? तो सर आपकी सरकार, हेमंत सरकार ने तो जांच तो करवाया था, 1 साल का रोक के रखा था जांच करने पे। की सरकार नहीं है मोटी सर, रकम लेकर के आपने काम प्रारंभ कराया। ये जनता के सवाल जी सर, इनका सरकार का भी कोई सरकार होता है क्या? सरकार आपकी भी रहेगी। सर, एक कार्यक्रम देख रहे थे, आपके विधायक जाते हैं लाहबनी में, वहां पे एक युवा बोलते हैं, सर आप तो विधायक जी आप रोजगार तो नहीं दे पाएंगे, कम से कम पानी का व्यवस्था करवा दीजिए। तो क्या इन सालों में आप पानी की व्यवस्था धनबाद में नहीं करवा पाए? बोलते हैं विकास हुआ धनबाद में। आप अपनी स्मृति पटल पे जाइए, स्मृति को जागृत कीजिए। ये धनबाद में पानी का घोर संकट था, माननीय बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी और हमारे स्थानीय सांसद विधायक के प्रयास से मैथन से जो पानी आया वो हमारी सरकार की सबसे स्वर्णिम उपलब्धि है। बिल्कुल धनबाद की जनता को आज पानी मिल रहा है। बिल्कुल शहर में गिनवा सकता हूँ, आप सुगियाडी में चले जाइए, आपका सर सुनिए, आज देखो पार्क ऊपर 20 लाख लीटर का पानी का रिजर्वायर टैंक बन रहा है। हम पानी के संकट के प्रति गंभीर हैं और ये सरकार उस काम को शिथिल कर दी। जो रघुवर जी के सरकार में 950 करोड़ का खाली पानी के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ था, इस सरकार ने उस काम को विलंबित किया और ये सरकार में भ्रष्टाचार की खेल चला रहा है। बगल में सुगियाडी है, यहाँ पे 4 साल हो गया आपका नल जल योजना वाला पाइप लगा, वहाँ तक आज भी पानी नहीं आया। सर, राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार है, सारे अधिकारी प्रतिनिधि लोग क्यों सुनते हैं? आवाज जाना चाहिए उनको वहाँ पे। विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद प्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? हर दिन संघर्ष करते हैं। संजय जी, ये सरकार प्रतिनिधि से ये बनाया जाता है कि वहाँ ये से सरकार क्या कोयला चोरी होता है? कराई, ये सरकार बालू चोरी कराई, इस सरकार को विकास जनता से जुड़े जो मुद्दे सर विकास हुआ ही नहीं, इस सरकार में विकास प्राथमिकता भी नहीं था। विधायक जी विकास नहीं कर काउंटर पाए सवाल क्या? है, क्योंकि जनता का भी ये जानना चाहती है। जब भी आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आप उन ईरा में ले जाते हैं जहां पर बहुत कम सुविधा थी, लेकिन जिस तरह से हमने पहले ही शुरुआत किया था, जिस तरह से हमारा देश डेवलप किया है, जिस तरह से हमारे देश तरक्की की है, यकीनन उसमें आपकी सरकार की भी तरक्की हम मानते हैं। उस हिसाब से धनबाद में तरक्की नहीं हुआ है। हम इसी मुद्दे पर सवाल जनता से ले रहे हैं और सवाल आपसे कर रहे हैं। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप बहुत पहले चल जाइएगा तो पानी का स्रोत नहीं था, पिछले कोई ना कोई पानी सर आएगा। पिछले सरकार में, रघुवर जी की सरकार में 950 करोड़ योजना सिर्फ जलापूर्ति के लिए धनबाद में आया और इस 5 साल की सरकार में वह काम पूरा नहीं हो पाया। ये मॉनिटरिंग किसको करना था? ये करना था पीएचडी मंत्री को, राज्य सरकार को, और पैसा लेके अभियंता मस्त रहे, समय में कोई काम। अरे राज्य सरकार को काम करने कहाँ दे रहे हैं आप लोग? लीजिए सुन लीजिए, राज्य सरकार इतनी पंगु, इतनी लाचार, इतनी लकवागर सरकार हम काम नहीं करने दे रहे हैं। सरकार आपकी सर, आरोप प्रत्यारोप के साथ सरकार हमारे आपकी साथ सर, एक सरकार तो सर सिर्फ लुटने पर आप लोग बिना ईडी के द्वारा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप उनको भेज दिए, उनको भेज दिए, विकास करने दे रहे हैं आप लोग। सर जो सवाल जनता जीएसटी का पैसा आप लाखों करोड़ लगाते रहे। वर्तमान में अगर देखी जाए, जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हम आपके प्रत्याशी हैं, आज वर्तमान की बात कर रहे हैं, 24 घंटा भी नहीं हुई, ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई कि पांडरपाला में लोग जमीन में सो के उनका विरोध किया और उनका विकास के गंगा को उनको आंखों सामने लाइव दिखाने का काम किया। ऐसा क्या जनता को जरूरत पड़ गया और जनता को क्या ऐसी दर्द महसूस हुई? बिल्कुल मिलता रहता है, लेकिन जो लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विकास के प्रति समर्पित रही है और आपकी सरकार, हेमंत सरकार ने विकास में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में बंटने और कटने का नाम करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। तो नियोजन नीति, शिक्षा नीति और नियोजन नीति यहाँ का शिलान्यास चलिए हमारे
सकते हैं। एक हमारे और जर्नलिस्ट यही है। एक हमारे और क्वेश्चन, जी, एक जवाब सिर्फ बस। जी बोलिए। देखिए विकास क्या होता है ना, इस 30 साल के अंदर एक बार मिला मनान मलिक साहब को यहाँ पे 2009 से 2014। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुटकी के आगे जरमा और पेटिया पंचायत है, जो आजादी के बाद से वहाँ पे पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन राशिद साहब, मैंने पहले ही भी कहा कि कांग्रेस भी कम नहीं है, जो कांग्रेस भी कम नहीं है, जो आरजेडी लालू यादव ने कहा था मेरे उस पर गठबंधन करके को चलाने का काम करता है, कांग्रेस भी कम नहीं है। मैं समझ गया। और मैं फिर कह रहा हूँ 99 कॉन्क्लेव का मतलब ही यही है, और ये मान के चलती है कि हर सरकार ने काम किया है। अगर आप काम जुड़ाने लगेंगे तो यकीनन, सवाल है कि आने वाले का जो दायित्व होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी मनान मलिक साहब ने गरीबों का दुख दर्द समझा, वहाँ पे बिजली और पानी, तो प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो गरीब के साथ साथ सबकी बात को सुने। कांग्रेस के प्रतिनिधि को तो कोई देखता ही नहीं है, बोरो प्लेयर मंगाया जाता है, तो कैसे विकास का काम करेंगे, जनता के साथ कैसे रहेंगे? हमारे बहुत ही युवा पत्रकार हैं, वो भी अपना सवाल का पहले इंट्रोडक्शन दे देने दीजिए। संजय कुमार जी हमारे बहुत ही युवा पत्रकार हैं, और इन 20 दिनों में बहुत मेहनत करके, सवाल चुन करके, जनता से पूछ करके और उसको शॉर्ट लिस्ट करके सवाल लेकर के आए हैं। संजय जी पूछिए। सबसे पहले मेरा सवाल संजय जी से है। मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां के ग्रामीण इलाकों में जाकर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं। जब भी चुनाव आते हैं, वहां के हिंदू मुस्लिम जो है वो काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं। आपका एक नारा जो है फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही सत्ता पाना चाहती है? क्या आपके पास और कोई एजेंडा है? कुछ नहीं सर, सुनिए मेरी बात। वेदों में कहा गया था आर्य पतितो न भवेत, आर्य कभी गुलाम नहीं हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास इस बात का साक्षी है। शक आया, खून आया, पसान आया, लोधी आया, मुगल आया, तुगलक आया, फ्रेंच आया, पुर्तगीज आया, अंग्रेज आया। क्यों आया? हम बटे हुए थे, हम विभाजित थे, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, भाषावाद में। हमारे पास राष्ट्रवाद का भाव नहीं था, इसलिए हिंदुस्तान बार बार गुलाम हुआ। अंग्रेजों की सेना कभी भी 1-1.25 लाख से नहीं थी सर। हमारी आबादी 33 करोड़ थी। हिंदुस्तान गुलाम हुआ 7 समुद्र पार से आगे, इसलिए कि राष्ट्रीयता की चेतना का भाव था। और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास की बात करते हैं। बट्टों को कटोगे, इसलिए पूरी दुनिया में एकमात्र राष्ट्र यही हिंदू भारत भूमि है जो सनातन संस्कृति से निश्चित है, जहाँ एक भाव है सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संजय जी लोगों का काम ही रहता है, काम ही रहता है, तो मिले ना मिले वो तो अलग बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इन लोग हमेशा से कोशिश रहती है कि हमारे अपने झंडा को कैसे गाड़े। और कांग्रेस की भी बात करता है, इन लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना इनकी गठबंधन की सरकार कहती है लाना है, तो भैया सम्मान योजना लाइए। 1000-2000 में माँ बाप को बरगला कर और बेरोजगार बनाने का काम ना करे, देना है तो यहाँ के स्थानीय बेटा को, यहाँ के लोकल नीति को सरकारी नौकरी देने का काम करें। अगर भैया सम्मान योजना लाइएगा सर, भैया सम्मान योजना लाइएगा तो भैया का साथ साथ पूरे परिवार के विकसित होगा, परिवार उज्जवल भविष्य बनेगी, परिवार का बेटा भी खुश रहेंगे, पूरा परिवार। संजय जी का एक और आप पहले जो है ना अपना पार्टी को संभालिए ना। एक और आपका JKLM जो है नॉमिनेशन करने के बाद जाकर के वो भी शामिल हो रहा है। अपना पार्टी को संभालिए। ठीक है। मेरा सवाल संजय जी से ही है। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जी जो है वो हर्ल का उद्घाटन किए, बहुत जो है भव्य रूप से जो उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला? आज भी सिंदरी की जनता, सिंदरी के युवा, बेरोजगार युवा जो है पलायन करने को मजबूर है। उनकी लाश जो है केरल से आती है, गुजरात से आती है और भी देश के अन्य अन्य कोने से आती है। ये बेरोजगारी कब खत्म होगा? सिंदरी का हर्ल कह लीजिए, चाहे BCL कह लीजिए, यहाँ पर और सारी कंपनियां, ACC कह लीजिए, कब नौकरी मिलेगा झारखंडी युवाओं को? देखिए संजय जी, आपसे एक और संजय झा जी इसमें ऐड ऑन कर दें कि जो युवा हैं उसमें सबसे ज्यादा अभी किसी चीज की कमी है तो उनको रोजगार की कमी है। और आपके देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। अगर हम युवाओं को नौकरी दें, बहुत सारे ऐसे कल कारखाने हैं, स्थानीय नीति को मिलना चाहिए। आपने कहा कि हमने ये बनाया, वो बहुत ही अच्छा सवाल है उनका। वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता, ये बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश में
बेरोजगारी का खौफनाक मंजर है, बेरोजगारी चरम पे है। इस हेमंत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा बस था एक ही बात, कि हेमंत हम सोरेन। प्रत्येक स्नातक को कोई भी मामला उठाइए हेमंत सोरेन, अरे 18 साल आपने यहाँ पे राज किया है। ये झूठ बोलते हैं, ये युवाओं बात के है, साथ हमेशा छल हर करते हैं। कोई बात देने हो दीजिए संजय जी को। हेमंत सोरेन, सर, नियोजन एक प्रक्रिया के तहत होती है। सेल आपके हो, समय में नहीं थी क्या? ऑफिशियल हो, हर्ल हो, कोई भी संस्था हो, उसके लिए एक प्रक्रिया है, पद्धति है, और प्रत्येक सरकार का कर्तव्य बनता है कि अपनी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय लोगों को आरक्षण दे। इस यह पे एक राज्य बात सरकार की बोलेंगे। विफलता है। ये तो हेमंत जी 75% का जो आरक्षण पहले से ही लागू करके रखे हैं। बोलेंगे हम, बोलेंगे, एक बात बोलेंगे हम। चलिए, अब हमारे साथ एक और बहुत ही खास नीतीश कुमार चौरसिया जी हैं, जो बहुत ही अच्छे पत्रकार, और इस चुनाव में इन्होंने बहुत मेहनत की है, जनता से सवाल इकट्ठा किए हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल। आज 99 कॉन्क्लेव में आए तीनों अतिथियों को हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है कांग्रेस से, जो झारखंड सरकार में कार्यकाल अभी जो है वर्तमान में भी चल रही है, 5 सालों से जो उन्होंने कार्यकाल करी। अगर हम शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति कहीं पर किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है जैसे छात्रों की मिलना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि जो है यहाँ की जो कोयला है वो दूसरे राज्य में जाते हैं, और बिजली की जो है उत्पादन है वो पूरी तरह से यहाँ नहीं होती है। अगर हम गर्मी की बात करें, चाहे बरसात की बात करें, तो बिजली की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं जो है काफी गंभीर है, और लोग इसको लेकर रोड पर उतरे हैं। कई मोहल्ले में भी जो है इसकी लड़ाई लड़े हैं, लेकिन उसका सरकार न सुनते हैं न देखते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जहां तक शिक्षा की बात की आपने, तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं एक बात, कि जो 5 साल का वक्फा हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों को 3 साल मिला। 2 साल तो कोरोना में चला गया, सब लोग जानते हैं। और लेकिन एक सवाल और है कि जब शिक्षा की आप बात कर रहे हैं तो पहले से जो सरकार रही है, लेकिन आपके सरकार में ड्रेस को जो है बदला गया है, तो ड्रेस से ज्यादा महत्व शिक्षा पर क्यों नहीं दिया गया? देखिए, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है, हम यहाँ विश्वविद्यालय दिए हैं, विनोद बाबू के नाम पे दिए संजय हैं। सर, आपसे सवाल नहीं है, पहले उनसे हमको जिन्ना दी, आपसे भी सवाल है। उपलब्धि बताए, अपनी उपलब्धि बताया संजय जी। देखिए, जितना भी उपलब्धि अगर यहाँ पे है वो संजय जी के अनुसार सब रघुवर सरकार और बीजेपी ने दिया, इनके अनुसार। और देखिए, हमारा सवाल शिक्षा पर है, शिक्षा पर ही जवाब दीजिए। देखिए, शिक्षा पे ये बात तो होनी चाहिए और ईमानदारी से होनी चाहिए। इनको भी करना चाहिए और सभी लोगों को करना चाहिए, ठीक है। कब करना चाहिए? लेकिन हम लोगों को जो शिक्षा का जो यहाँ पे अधिकार मिला, या हम लोगों को 3 साल का जो वक्फा मिला, तो जो कुपोषण में हम लोगों का सरकार जो मिला 3 साल के बाद, उसको ठीक करते करते जो है हम लोगों को चैन से रहने ये कुपोषण का चलिए, शिक्षा की बात हुई है तो मेरा भी यहाँ पर एक काउंटर सवाल समय रहेगा, मिला हम लोगों और को? काउंटर हाँ, सवाल समय रहेगा, मिला सर। और वो बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, जेएलकेएम से भी रहेगा, क्योंकि जितना- शिक्षा, एजुकेशन और मेडिकल ये आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। ये कहा जाता है कि जिस देश में, जिस राज्य में शिक्षा अच्छी होगी उसका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के जो फीस होते हैं वो आसमान छू रहे हैं, सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, धनबाद की जनता और हमको लगता है कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से पढ़ाई कराया जाता है और कितना पढ़ाई कराया जाता है, जबकि 90% जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा नियम बनाया जाए, आप तीनों प्रतिनिधि हैं, कि जो भी नेता के बच्चे होंगे, आईएएस के बच्चे होंगे, सरकारी जो अपना नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे होंगे, ये नियम बना देना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये सबसे जानना चाहेंगे। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ये हम सभी जानते हैं। और मेरा सवाल शिक्षा से उठा है, तो सबसे पहले संजय जी आप बताइए कि क्या ये सच लगता है, क्योंकि हमसे भी सवाल लोगों ने किया है कि जो सरकारी ओहदे पर हैं, जो नेता हैं, उनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करें, ताकि आने वाले समय में यकीनन भविष्य जो होगा सरकारी स्कूल का वो बहुत अच्छा होगा। इस माइक पर आप एकदम आराम से अपनी बातें रखें।
है आवाज है। हेलो हेलो हेलो, चलिए माइक आप तक जाता है। तब तक हम लोग राजा दास से बात करते जी। हैं। शिक्षा पे जो राजा नीति की दास बात जी। हो रही है, एक मिनट उस पे बताइएगा क्या कुछ दोनों पार्टियों का शासन रहा है, शिक्षा पे फोकस रहा है दोनों पार्टियों का। देखिए, सबसे पहली बात कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये लोग पढ़ाने का सिवा पढ़ाई करते हैं और सिर्फ यहाँ के लोगों को पढ़ने और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। क्योंकि विनोद बाबू ने जो नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, अगर पढ़ने लोग लग जाएंगे, झारखंड के युवा, झारखंड के बच्चा, तो लड़ने लग जाएंगे, सवाल करने लग जाएंगे जनप्रतिनिधि से, और अपना हक अधिकार, अपना नियोजन और अपने आप को शिक्षित होने जैसे लग जाएंगे। जैसे शिक्षित होंगे वैसे लोग सवाल करेंगे। शिक्षा ये लोग शोषित और वंचित करना चाहते हैं, इनसे दूर रखना चाहते हैं, ताकि उनको दिग्भ्रमित करके ये दोनों पार्टियां अपने आप को कैसे फूले फले और संरक्षण और सुरक्षित करने का काम करते हैं। इनका सवाल, ये मेरा सवाल भी इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। जो मैंने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल को बेहतर करने का ये अच्छा तरीका है कि जो सरकारी पद पर हैं उनके बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में जाए, जो नेता हैं हमारे देश के उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जाए? बिल्कुल, एक लंगड़ा ही लंगड़ा का दर्द समझ सकता है। जब अपने घर के बच्चे उस दफ्तर में जाएंगे, उस दफ्तर में उस माटी को चूमेंगे, वहां बैठेंगे और उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तभी यहाँ के जनता के पुत्र, यहाँ के जो भी झारखंडी पुत्र, यहाँ के लोकल पुत्र, यहाँ के जो भी यहाँ के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, तभी उनके दर्द को समझ में आएगी। और हर बच्चियों में, हर एक जनता के बच्चियों में, हर एक यहाँ के नौजवान में उनको अपने बच्चे नजर आएंगे, तभी शिक्षा बेहतर हो सकती है, अन्यथा कोई विकल्प हमारे यहाँ देखिए, नजर मेरा नहीं आता। सवाल इसलिए ये था, मतलब आप सभी सहमत होंगे, जितना अच्छे टीचर सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं, जितना उनको तनख्वाह सरकार देती है, आप यकीन मानिए प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलती है, प्राइवेट टीचर्स को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे उस लहजे में, उस स्टेटस में नहीं आ पाते हैं जितना प्राइवेट तबरेज स्कूल भाई, के एक टीचर? दर्शक भी कुछ हमारे वो सवाल करना चाहते हैं, बताइएगा क्या कुछ शिक्षा का मामला चल रहा है, कितना संतुष्ट है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आप केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं, पिछले 10 सालों से आपने शिक्षा के मुद्दे पर क्या किया? आप जान जाइए, हिंदुस्तान में अभी 14 के पहले जितने भी सुविधा महाविद्यालय थे उससे दुगुना महाविद्यालय बना दिए। और आप जहाँ खड़े हैं, ये विनोद बिहारी महतो की धरती है, बगल में विनोद बिहारी महतो के नाम पे विश्वविद्यालय हमने बनाया। विनोद बाबू हमारे नेता नहीं थे, हमने दलगत भावना से ऊपर उठ के उस महान व्यक्ति को, जिसे पढ़ो लोगों का नारा दिया था, बगल में हमने विश्वविद्यालय बनाया। वो विश्वविद्यालय तो खाली पड़ा है, टीचर कहाँ है वहाँ पर? राज्य सरकार होती है। टीचर कहाँ है वहाँ पर? राज्य सरकार है। टीचर तो है ही नहीं, खंडर बन चुका है। भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार जिम्मेवार है। राज्य सरकार तो जिम्मेवार है ही, डॉक्टर नहीं है, राज्य सरकार तो जिम्मेवार है ही। राज्य सरकार का एक आंकड़ा सर हम आपको भी दे दें कि जितने भी सरकारी स्कूल आपके शासनकाल में बंद हुए हैं, उतने सरकारी स्कूल कभी भी बंद नहीं हुए हैं। ये आंकड़ा है। इसके सरकारी भारत सरकार मर्ज करने के नाम पर पिछली सरकार में हुआ है, भारत सरकार मर्ज करने के नाम पर। जहां पर भी, जहां मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं आज शिक्षा पर मैं झारखंड या धनबाद की बात नहीं करूंगा। अगर शिक्षा है, शिक्षित होना है तो पूरे देश को होना है। लेकिन मेरा सवाल सीधा यही है, राशिद रजा साहब, आप भी मेरे बात से अगर सहमत हो तो बताइए कि क्या सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, डबल कर दिए, मेडिकल कॉलेज डबल कर दिए, एयरपोर्ट डबल कर दिए। कितना संतुष्ट है उनके सवाल से, जवाब से कितना संतुष्ट है? आप धरातल पर पता कीजिए ना कितना संतुष्ट है जनता। डबल किए, बच्चे ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, पीएचडी करके दुकान खोल रहे हैं, क्या किए? राज्य और केंद्र में फंसे हुए हैं, राज्य और केंद्र में फंसे हुए हैं। भारत सरकार क्या करती है, राज्य सरकार को मालूम नहीं है। राज्य सरकार भी शिक्षा समर्थी सूची में है। ठीक है ना? इसमें बोलिए आपने 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ का आपने 1% रोजगार आपने देखा। हमने 4.5 करोड़ व्यक्ति को घर दिया और रोजगार सृजित हुआ। कांग्रेस की सरकार में 12 किलोमीटर NHI बनता था और 36 किलोमीटर प्रतिदिन बना रहे, रोजगार वहां सृजन किया, स्टार्टअप किया। 1000 रोजगार, 1000 वैकेंसी आती है, 5 करोड़ काम गिरता है। आपको पता है कितना % नौकरी मिलती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर उसके सवाल लिए हो गया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी बढ़ाइए, आगे भी बढ़ाना। मेरा अगला सवाल कांग्रेस से,
वो अभी सत्ता में पिछले 5 सालों से। उन्होंने क्या किया? रोजगार के नाम पे सिर्फ एक बहाना कि कोरोना काल ने बिता दिया। आपने धरातल पर देखा, सारे युवा ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ के, कॉलेज में अपना समय बिता के क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। आप बता सकते हैं? देखिए, जो हम लोगों ने वादा किया था 5 लाख नौकरियां की, तो करीब करीब हम लोगों ने वादा हम लोगों ने पूरा किया। ये बताइए कहाँ किया? क्या पूरा किया? 25 लाख में 30 लाख में बेचने का काम किया। क्या काम किया आप लोगों ने? हाँ बोलिए। आप अपने सवाल खाली पूछ लें और जवाब सुन लें। जवाब सुन लीजिए। इस बीच में जो है एक षड्यंत्र के तहत आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम आता है तो पेपर लीक कैसे होता है? कहां से पेपर लीक हो रहा है? पेपर लीक जो वहीं से, उसी राज्य से हो रहा है जहां भाजपा शासित राज्य है। सर, आलमगीर आलम के नौकर के घर से 32 करोड़ मिल रहा है, तो पेपर क्यों नहीं लीक होगा? ऐसा है ना, धीरज साहू के यहाँ से 300 करोड़ मिल रहा है, तो पेपर क्यों नहीं लीक होगा? सलाहकार मुख्यमंत्री का सलाहकार पिंटू जी जो अभिषेक श्रीवास्तव है पर द्वारा लाइजनिंग किया जाता है, यहाँ के युवाओं को नौकरी ठगा जाता है, छला जाता है और शोषित वंचित करके, और यहाँ का पब्लिक भी जाता है। फिर उनका जवाब हम दे रहे हैं कि देखो बच्चा, ऐसा है कि तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन सच पूछिए तो हम लोगों को स्थिर रहने नहीं दे रहा है यहाँ का राज्य सरकार। कभी जेल भेज दे रहे हैं, 2 महीना ही जेल रहे हैं, 2 महीना निकाल देते हैं। सर, चंपई सोरेन को बेइज्जत किया, अच्छा काम करने वाले को। चंपई सोरेन अभी बताइए, अच्छा काम किया। विकास के नाम पर नहीं, बस अपने आप को चुन्नू मुन्नू की तरह लड़ने के काम करता है। जितना यहाँ आप लोग लड़ने के काम कर रहे हैं वो झारखंड का विकास, शिक्षा नीति झारखंडियों का उद्धार होता है, यहाँ के लोगों को विकसित होता है, लोगों को हक अधिकार मिलता है और झारखंड समृद्ध और संपूर्ण होता है। धनबाद कांग्रेस आने में पूरा झारखंड में होता है कि बहुत सा ऐसा फंड होता है हम लोगों का सर, जो सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है। आपको मालूम है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, यहाँ पे संजय जी को मालूम होगा कि केंद्र से जो भी हम लोगों को राशि मिलती है, जीएसटी की जो पैसा है, लाखों करोड़ रुपया, ठीक है, बार बार हम लोग के ये सरकार, राज्य सरकार मांग करती है कि हमको विकास में यहाँ करना है, वो पैसा रोक के बैठी है, काम करने नहीं देती। सर एक बात, राशि सर, केंद्र ने एक अच्छा काम किया, डीएमएफटी का फंड। राशि साहब, इसी से काउंटर क्वेश्चन ये है कि केंद्र में तो फिर से बीजेपी की सरकार है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर फिर से राज्य सरकार बनेगी तो फिर से आप काम नहीं कर पाएंगे? लड़ाई जारी है, तो लड़ाई जारी है। लड़ाई में जनता क्यों फंसे? जब लड़ाई जारी करते हैं तो ईडी लगा देते हैं ये लोग। इस लड़ाई में जनता क्यों ईडी लगा करके अंदर करवा देते हैं ये लोग जी। हमारे नेता बंद करवा देते हैं। आप ये तो संस्था पे आप आरोप लगा रहे एक हैं, इंडिपेंडेंट संस्था पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ये सब जो इंडिपेंडेंट संस्थान होती है, बिल्कुल सर। ये किसी पार्टी के इशारे पर नहीं चलती है। बिल्कुल, लेकिन कैसे कह सकते हैं आप ये बात? दुर्भाग्य की बात है कि 2014 के बाद ईडी, सीबीआई, मैं आरोप लगा रहा हूँ खुल के, ठीक है, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन आप बताइए कि कौन सा बीजेपी के नेता पे क्या वो लोग इतने साफ सुथरे हैं सर? गबन नहीं कर रहे हैं। सर, एक प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। अबुआ आवास का योजना आप लाते हैं, अबुआ आवास बिना बालू का कैसे बनेगा? बालू घाट का डिवाइड नहीं कर पाए सर, बालू जो है अबुआ आवास कैसे बनेगा? धड़ल्ले से जो है आपके यहाँ पर सामने ही नजदीक में जो है सैकड़ों ट्रैक्टर लगा हुआ है, 8-8 हजार रुपये, 10-10 हजार मिलता है। आप बताइए कि कैसे अबुआ आवास बनेगा बिना बालू का? नहीं, आपका क्वेश्चन सही है, आपका इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि बिना बालू का मकान कैसे बनेगा, ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था भी तो की गई है। ऐसा थोड़े कि बालू बंद कर दिया गया वहां पे। अरे बालू को लूट हो रहा भैया। लूट की बात अलग है, लूटने वाला कौन है? सरकार द्वारा संरक्षित लोग हैं, सत्ता संरक्षित लोग हैं। देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं बस षड्यंत्र के तहत और जनता को दिग्भ्रमित करके दोनों चुन्नू मुन्नू का काम करते हैं, आरोप लगाते रहते हैं और जनता को दिग्भ्रमित ऐसे करके 3 साल 4 साल पार कर देते हैं। अब इनके पास
इनके पास एक ही सवाल रहता है कोरोना, इनके पास एक ही रहता है कि हमें तो काम करने नहीं दिया गया, हमें जेल नहीं दिया गया। काम करने के लिए जिस प्रकार से पता होगी महोदय, जिस प्रकार से अभिभावक स्वरूप आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक बच्चा, गरीब बच्चा जो पढ़ने की कैसे भी करके पढ़ाई होती है, ठीक उसी प्रकार का जनता अगर चाहिए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। भारत सरकार ने डीएमएफटी नामक एक फंड की व्यवस्था की और जिला का 90% स्कूल का जो उद्धार हुआ डीएमएफटी फंड से, जो मोदी सरकार का पूरे देश के लिए एक अद्भुत ये योजना है। सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में तो हम लोग यहाँ पर इसी मकसद ही 99 कॉन्क्लेव का यही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े अदब से सवाल करें और बहुत अदब से ये जानने की कोशिश करें कि जो हमारी जनता है, जो अभी वक्त है उनको समझने का, 5 सालों में हम किनके हाथों में अपनी जिंदगी दे दें, आप ऐसे कह सकते हैं। उनसे बड़े ही अदब से सवाल हम लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा और उनके सवालों को हम जवाबों को जनता तक पहुंचने दें, क्योंकि जनता ही फैसला करेगी। हम आप एक एक वोट देंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर 99 कॉन्क्लेव के माध्यम से अगर ये अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते तो यकीनन इससे बड़ी उपलब्धि 99 कॉन्क्लेव की नहीं हो सकती है। और आप अभी युवा नेता हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा ये बताती है कि हमें अपने जो बुजुर्ग हैं, जो कह सकते हैं कि जिनकी राहों पर चलने की है, उनसे बड़े अदब से सवाल जरूर करें। अपने बातों को आप अदब से भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप मेरी आवाज ही थोड़ी लाउडली निकलती है। बाकी दोनों हमारे अभिभावक स्वरूप है, गार्जियन है, इनके हम पुत्र समान हैं, किंतु इनके द्वारा हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक छोटे बच्चे की तरह निर्मित किया जा रहा है। हम अपने बातों को रखना चाहते हैं आपके समझ, बिल्कुल अपने बातों को पूछना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। सबको मौका मिलेगा। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि सभी पार्टियों को यहाँ पे के प्रतिनिधि को लाया जाए, इसलिए चूंकि जेल के में आपकी नई पार्टी है, सारे युवा ही है, तो हम लोग का ये प्रयास था कि आप लोग भी अपनी बातों को रखें, तो हमारे ऊपर मीडिया के ऊपर भरोसा रखें, हम लोग सबको समय देंगे। और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे पार्टी की तरफ से आपका आभार करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। अगले टॉपिक पे चलते हैं। राजा जी, यही समझ लीजिए कि जेएलकेएम एकदम नई पार्टी है, फिर भी 99 न्यूज ने आपको खोज करके निकाला, मंच दिया, अपनी बातों को रखने का मौका दे रहे हैं। और ये बिल्कुल उस तरह का डिबेट हम लोग नहीं करना चाहते हैं जो टीवी पे अक्सर देखने को मिलता। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जनता को आपकी बातों तक पहुंचा दे। जी दिलशाद साहब पूछिए। जी, अगला स्वास्थ्य को लेकर रहेगा दोनों ही पार्टियों पे। स्वास्थ्य की जो स्थिति है, रघुवर जी की सरकार में तो काफी बिल्डिंगें बनी, बिल्डिंगों क्या स्थिति है वो भी देखने योग्य है। इनकी सरकार में चिकित्सकों की सुविधा नहीं है, प्रॉपर स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। तो सवाल तो मेरा कांग्रेस से ही रहेगा सर। 5 साल बाद में हमने मोदी जी की सरकार ने केंद्र से पैसा दिया, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के बगल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। यह अत्यंत दुर्भाग्य का बात है, राज्य सरकार की विफलता का ये चरमावस्था है कि धनबाद में उस 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति का सदुपयोग नहीं हुआ। एगो न शिक्षक की नियुक्ति हुई, न डॉक्टर की नियुक्ति हुई, न पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति हुई। ये इस सरकार का सबसे स्याह पक्ष है, काला पक्ष है। मैन पावर की नहीं कर पा रहे अप्लाई आप लोग। राशि साहब, आपकी सरकार में मैन पावर की काफी कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो मूलभूत समस्या है। आपने अच्छा सवाल किया है। स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग हमेशा अग्रसर रहे हैं और तो संजय जी भी जो बात बोले ये तो हमेशा केंद्र की बात करते हैं और विफलता गिनवाते हैं राज्य सरकार की। ठीक है, देख रही है तो सबसे बड़ा देखिए विफलता तो ये है ना कि सबसे बड़ा विडंबना ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे एम्स आना था, एम्स कहाँ चला गया? वो पुरानी बात है, जो आया हुआ है उससे बात कीजिए। जो बना हुआ है, जो हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें क्यों नहीं आप लोग एम्प्लॉयमेंट दे पाए, वो बात कीजिए। गरीबों जो आया हुआ उसको तो पूरा कीजिए। गरीबों का फ्री में जो इलाज होता है, इससे बड़ा संस्था और क्या है? ठीक है, इससे बड़ा तो कोई संस्था है नहीं, तो आपने क्यों जाने दिया वहाँ पे? आप विफलता आप डालते हो राज्य सरकार पे। हाँ, आपने जो कहा स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारे बन्ना गुप्ता जी ने पूरे राज्य में लग रहा होगा धनबाद में कुछ मामला यहाँ पे इस तरह के आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मेन पावर कम है,
पीएमसीएच की एसएमसीएच की सफाई को लेकर काफी रहता है। किसकी कंपनी है वो? थोड़ा बहुत कंपनी किसकी है वो? नहीं। जो आप बात कर साफ सफाई का हमेशा मुद्दा मीडिया में आते रहता है। बन्ना गुप्ता जी का आपने नाम लिया, तो साफ सफाई कौन सी कंपनी कर रही है? ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं है अभी तक? देखिए ऐसा है ना कि जो भी काम वहाँ पे चल रहा है सरकार का या लोगों का, जो भी यहाँ पे मामलात आता है, जैसा अभी तबरेज भाई ने बताया ना एक बात शिक्षा को लेकर के, उसी पे देखिए हम अभी आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जो आईएएस है आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं। नीति बनाया जाए। नहीं, नीति बनेगी, बनना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ, मैं आपके बात का समर्थन करता हूँ। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जो है आपके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उससे बढ़िया व्यवस्था। चलिए स्वास्थ्य पे ही आते हैं हम लोग, जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, रशीद उसी की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य पे आते हैं। पीएमसीएच में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनकर कई सालों से खंडार हो रही है, कई सालों से। ये कब से बनी हुई है? ये पिछले 3 साल से बनकर रेडी है, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ है। और यहाँ शराबियों का अड्डा है, कई मामला जो है वहाँ गंभीर हो रही है और खासकर वहाँ आपराधिक तत्व का जमावड़ा हो रही है, लेकिन बिल्डिंग का अब तक जो और है। एक बात कि जिस प्रकार से आपने बीते दिनों देखे होंगे कि वहाँ के लाचारी और बेबस किस प्रकार से आंख में लकड़ी का चश्मा पहन के और इतने लाचार छोटे सी मायूस बच्ची को चूहा खदोड़ लिया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही हृदय दिल दहलाने वाला ऐसा घटना रहता है कि इस प्रकार से जो बच्ची को चूहा खदोड़ लिया, ये पूरे जनता, ये पूरे धनबाद की जनता पूरे लोकतंत्र के साथ में देखने का 3 सालों से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक उसको चालू नहीं किया गया है। यहाँ की जनता बात जोड़ रही है कि अब चालू होगा, लेकिन कोई पहल नहीं है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे इसमें, ये जवाब है ही नहीं, ये इनकी विफलता है। नहीं, किसी भी संस्था को किसी भी स्वास्थ्य विभाग स्वयं कोमा में है। नहीं, ऐसी बात नहीं है संजय जी। किसी भी सर, संस्था में, नहीं कर पाए। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी नए चीज को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वास्थ्य के मामला में जो हम लोग हैं, धनबाद की बात आप लोगों को मालूम है, और आप पूरी तरह जाएंगे, रांची जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था है वहाँ। हम लोग धनबाद पे तो धनबाद की बात करेंगे। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, रुइया नहीं है, कुछ है ही नहीं। पूरा स्वास्थ्य सेवा लकवाग्रस्त है, पैरालाइज्ड है। हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको स्वास्थ्य पर न चर्चा करके कड़वा बात करें। राजा जी, क्योंकि इस बार विधानसभा में आपकी पार्टी भी लड़ाई लड़ रही है और इंडिया गठबंधन की भी लड़ रही है और एनडीए गठबंधन की भी लड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा धनबाद का जो मुद्दा है एयरपोर्ट के आप लोग के मुद्दा में किसी में है, किसी में मैनिफेस्टो में है? अगर तीनों में अगर सरकार आती है तो क्या धनबाद की जनता को एयरपोर्ट मिलेगी? ये मुद्दा दिल्ली की मुद्दा है, ये मुद्दा दिल्ली की मुद्दा अगर आती है, जनता को मौका देती है, आप लोग जनता का जो सवाल है, जनता का जो सर चाहिए जानकारी प्रयास करेंगे। संसदीय क्षेत्र में बोकारो आता है, अब बोकारो में एयरपोर्ट प्रारंभ होने वाला है। केंद्र सरकार को जो करना था सरकार कर चुकी है, राज्य सरकार को जो करना था नहीं कर पा रही है। 2 एम्बुलेंस देना था हिमाचल सरकार को, 1 एम्बुलेंस दिया, लाइट लगाना था हाई पास नहीं लगाया, तो इसी नियत में खोट है। बोकारो में एयरपोर्ट प्रारंभ होने जा रहा है। बोकारो हमारे लोकसभा का भाग है, इसलिए हमें गर्व है कि बोकारो में एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और राज्य सरकार अंगा लटका रही है। ये जानकारी ले लीजिए आप लोग, जानकारी। चलिए लंबा आपसे एक बात पूछते हैं दिलशाद जी, 1 मिनट। यहाँ की जनता जो है, दिल्ली में आवाज यहाँ की जनता जो चुनती है सांसद को, वो क्यों चुनती है? कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली में सांसद बैठे, वहां आवाज उठाए। एक विधायक को क्यों चुनता है? कि हम असेंबली में अपनी आवाज को उठाए। तो आप बताइए आप लोग भी कि यहाँ का जो मुद्दा था एयरपोर्ट का, क्या एक बार भी हमारे यहाँ के जो सांसद थे सर पीएन सिंह जी, बोकारो कहाँ है? अरे सुनिए, बोलने तो दीजिए, उसी संसद के अंतर्गत है। अरे सुनिए ना, एक बार भी कभी भी आपने सदन में सुना या कभी भी आपने कोई भी आप लोगों के चैनल पे आज तक आया कि यहाँ पे जरूरत है हवाई अड्डे की, यहाँ पे एम्स की?
अरे चलिए, आया हुआ ये- था, आप लोग लौटा दिए। चलिए आप लोग एयरपोर्ट लौटा से दिए। आगे बढ़ा जाए, आप एयरपोर्ट लोग से आगे लौटा बढ़ा दिए। जाए। बात हो रही थी कि जो लौटा दिए। अस्पताल है, लौटा दिए उसको, लौटा राशि जी, दिए। राशि जी, हम तो राशि जी, समझे कि राशि जी, बात ये हो रही थी कि जो ऑलरेडी बना हुआ है। भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है राशि जी, राशि जी, अब है, कंक्लूड किया जाए प्रोग्राम को, प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए, प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए। फाइनल रिमार्क जो है उसको लेके बात किया जाए। सबसे पहले आप जो आपके प्रत्याशी आए हुए हैं, फाइनल रिमार्क दिए गए, कुछ चंद दिनों का समय बाकी है। अब कैसे तैयारी होगी, आपके जो मुद्दे उठ रहे हैं उसको कैसे जनता के बीच आप आश्वासित कीजिएगा। खासतौर से आपके प्रत्याशी को लेकर काफी मुद्दे बात उठ रही है, तो फाइनल रिमार्क अब दिया जाए। नहीं, ये कोई मामला नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, ये बहुत क्या लगता है, दे दे पक्ष का ये है। लेकिन मैं आप लोग आपने जो मुझे कहने के लिए कहा कि हम लोगों का क्या मामला रहेगा इसमें और क्या हम लोगों की रणनीति है, देखिए मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, मैं भी धनबाद का निवासी हूँ, ठीक है। 8 दिन के बाद यहाँ पे 20 तारीख को मतदान होना है धनबाद में, और हम लोग अपना यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 3-4 जो यहाँ पे मुद्दे हैं, 3-4 जो मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे है इस धनबाद में, जो कि हमेशा हम लोग हर मोहल्ला टोला कहीं भी सभा हो रही है, वो सबसे बड़ा जो मामला है वो है ट्रैफिक का, जाम की जो समस्या है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे झरिया में अभी कल्पना सोरेन आई हुई थी, हमको यहाँ पे पहुंचना था 5 बजे, अब मैंने वहां से निकला हूँ 3 बजे, मैं पहुंचा हूँ 6 बजे, 3 घंटा में, 3 घंटा में पहुंचा हूँ। सर 5 साल में क्या किए? फिर भाई बोलने दीजिए ना हमको। आप तो आप बताइए, सबसे बड़ा जो मामला यहाँ पे है, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन मेरा साफ एक बात मानना है कि बेरोजगारी तब दूर होगी जब आपने जो पूरे हिंदुस्तान में एक एक सेक्टर को जो निजीकरण कर दिया आपने। राशि साहब, समय की थोड़ी सी कमी है, आपको भी है कितना भी प्रचार प्रसार में जाना है। हम आखिरी राउंड में पहुंच रहे हैं और मेरा बस एक ही है कि एक एक मिनट में 30 सेकंड से 40 सेकंड में ये जनता को बता दें कि आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है। जी पूछिए। मेरा सवाल जो है एकदम नई पार्टी JLKM जो पहले JBKS थे राजा दास जी से हैं। आप हर पार्टियों का नुक्स निकालते हैं, आप हर पार्टी के लोगों को चुन्नू मुन्नू कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि वो समस्या का समाधान कैसे होगा। आप हमेशा बात करते हैं यहाँ पर रोजगार नहीं मिला, यहाँ पर नियोजन नहीं मिला, यहाँ पर स्थानीय नीति वाला फंस गया। आप हमको बताएं कि आपके अगर सरकार में अगर आपके 1-2 विधायक अगर बैठते हैं विधानसभा में, तो आप इसको कैसे जो है समस्या का समाधान करेंगे। लोकतंत्र पे भगवान जनता अगर चाही और हमें उस गद्दे में बैठाने का काम किया, तो जिस प्रकार से आज हम लोग सड़क में दहाड़ने और इनके विपक्षी बोलने का काम करते हैं, वो सदन में उठाने का भी काम करेंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा कि चुन्नू मुन्नू, हमने कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं तो यहाँ के लोगों को ठगा नहीं। हम शोषित है, वंचित है, ये हम नहीं कर रहे हैं, उनके दर्द झलक रहा है, उनको हमने बयां करने का एक लफ्ज कहा, उनके जरिया एक बने और उनके दर्द को अपने लफ्ज से बयां करने का काम किया। हम जाते हैं गांव के लोगों के पास, हम जाते हैं हमारे यहाँ के लोगों के पास, और इनसे आपके ही माध्यम से इनसे एक सवाल होगा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर इनका क्या कहना है। यहाँ के जो मूलभूत झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति पे इन दोनों हमारे अभिभावक स्वरूप से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इन पर इनसे हम जानना चाहते हैं। आप बता दीजिए कि स्थानीय नीति पे आप लोगों का क्या कुछ रुख रहेगा। कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी आप लोग की, अगर मानिए सरकार आपकी बनती है, तो क्या पहला जो फैसला होगा जिसपे आप लोग मुहर लगाइएगा? सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मोहर लगाने का काम करेंगे, तो खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और यहाँ के शिक्षा, यहाँ पे स्वास्थ्य पे हम लोगों ने मोहर लगाने का काम करेंगे। साल कौन सा होगा? साल जब भी आएगी, अगर जनता अगर 32 होगा या फिर 64 होगा या फिर 84 होगा, वो जनता तय करेगी। 1932 ही होगा, लेकिन जनता तय करेगी। अगर जनता के पास अगर लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर अगर रहती है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी से पूछा जाएगा, ग्राम सभा किया जाएगा, यहाँ के लोगों को हक अधिकार जाना जाएगा कि किस प्रकार से लोग यहाँ के उनके पास जो खतियान है, उन खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। उनके पास हमारे आदिवासी मूलवासी के पास जो ग्राम सभा हम लोगों के गाँव में किया जाता है, उनके आधार पर जो आएगी, उनके द्वारा जो हमें बोला जाएगा, वो उन खतियान आधारित स्थानीय नीति पे हम लोगों ने
काम करने का काम करेंगे, मोहर लगाने का काम अभी करेंगे। 2 साल से आपकी पार्टी है, मतलब कि संगठन था आप लोग का। अभी तक 2 साल में आप लोगों ने पूरा झारखंड का दौरा किया है। अभी तक ग्रामीणों ने क्या कहा कि 1932 होगा, 84 होगा या फिर 64 होगा? अभी तक का क्या फीडबैक है वो जनता को बताइए, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा जनता confused हो इससे गए हैं। पहले आपको भी पता होगी कि हमारे जो धनबाद है, भले पूर्व में जब हमें बिहार हुआ करता था तो हमारे जिला मानभूम जिला में आते थे और हम पूर्णिया में हुआ साल करते पूछ थे। रहा हूँ, साल कौन हम सा पूर्णिया में था? हुआ करते थे तो धनबाद में किन्हीं के पास 32 है। आप अगर कोल्हान चले जाए जमशेदपुर साइड तो किन्हीं के पास 80 है। तो अलग अलग, इसीलिए लास्ट सर्वे सेटलमेंट आधार के हिसाब से जिनके पास खतियान है उनके आधार पर जगह के हिसाब से लोगों को जगह के हिसाब पे बना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर मकसद ही यही है कि आप अपनी जनता जो है उनसे अपनी बातों को रख सकें, Final क्योंकि आने वाले समय में जब आपको लोग वोट देने के लिए जाएं तो अपनी बातों को किस तरह से रखें। फाइनल कंक्लूजन थोड़ा सा लिया जाए। फाइनल कंक्लूजन लूंगा। सबसे पहले बीजेपी के नेता से ही जानना चाहेंगे और बड़े ही कम शब्दों में कि अगर आपकी सरकार बनती है, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में अगर आपकी सरकार बनती है, धनबाद के परिप्रेक्ष्य में ही जिन बातों को आप रखना चाहते हैं, सिर्फ 1 मिनट में। निश्चित तौर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जैसे पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में हमने काम किया था विकास का, हम इतिहास की नई इबारत लिखेंगे, विकास का नया इतिहास को लिखेंगे। और जिस तरह हेमंत सरकार में कोयला चोरी, पत्थर चोरी, बालू चोरी, हत्या, लूट, छिनतई अपने चरम पे रहा, उसे जनता को मुक्ति देंगे। घुसपैठ और तमाम चीजों से हम धनबाद झारखंड की जनता को, धनबाद की जनता को राहत देंगे और विकास के नए इतिहास को रचेंगे। चलिए ना, करेंगे तो ज्यादा मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। इन्होंने जो बात कहा मैं उनका जवाब देता। लोहा चोरी, कोयला चोरी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। मुझे समय कम मिला है जी। अगर पुनः एक बार हम लोगों की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 3 साल में जो हम 3 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने अनेकों यहाँ पे जो योजनाएं यहाँ पे आई इस माने झारखंड में, धनबाद के लिए मैं सबसे पहले, मैं पहले भी कहा अब फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि धनबाद की सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की, वो समस्या है ट्रैफिक की समस्या, पुलिया की बड़ी पुलिया की समस्या यहाँ पे है, जहाँ पे ट्रैफिक का यहाँ पे मामला ना हो, रोजगार का समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, इस पे हम लोगों का फोकस होगा। लेकिन आपके चैनल के द्वारा एक निवेदन कर रहे हैं कि 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट जो है जा करके जरूर दें आप लोग। राजा दास साहब, आपका कंक्लूजन सवाल ये है कि चूंकि अगर मान लीजिए कि आपकी जरूरत बनी दोनों पार्टियों में, इंडिया और एनडीए में, किसी को अगर जरूरत पड़ी आपके साथ मिलकर सरकार बनाने में, तो आप किसके तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा? नहीं समझिए आपके सवाल को। लोकतंत्र का भगवान जनता होती है, जनता सर्वोपरि होती है। हम लोग जनता को डिसाइड करने के लिए देंगे। जनता जिसके तरफ कहेगी, जनता से सवाल पूछा जाएगा, ग्राम सभा किया जाएगा, ऑनलाइन वोटिंग किया जाएगा, जनता से सवाल होगी और जनता हमें जिस ओर जाने के लिए कहेगी, हम जनता के बिना अधूरा है। जिस प्रकार से मछली एक पानी का बिना अधूरा होता है, उस प्रकार से हम नेता जनता के बिना अधूरा होता है। इसलिए जनता जिस प्रकार जहां हमको जाने के लिए कहेगी, हम उस ओर जाने के लिए तैयार होंगे और जनता के साथ हम रहेंगे और जनता के साथ जाएंगे। धनबाद जीत रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका समर्थन और धनबाद वासी अगर हमको चाहेंगे, हम पे भरोसा जताने का काम किए, तो जरूर हम लोग जितना का काम करेंगे और परचम लगवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस 99 कॉन्क्लेव जनता के जवाब प्रतिनिधियों के साथ जो हमारा ये खास कार्यक्रम था, उसमें आप लोगों ने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया और अपनी अपनी बातें रखी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय भी निकाल करके आए। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि आपके जो रोड मैप हैं, जो जवाब हैं आपके आने वाले 5 सालों में खासतौर से धनबाद की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उन्हीं सवालों से हमारे 4 बहुत ही ब्रेव जर्नलिस्ट जो हैं वो जनता के बीच गए, सवालों को इकट्ठा किया और आपसे सवाल करते हैं, हर रोज सवाल करते हैं। जिस भी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पास आते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे माध्यम से आपकी जो बात है वो जनता तक पहुंचे और 20 तारीख को जब वो वोट देने के लिए जाए तो एक सही निर्णय ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनता की भी, क्योंकि 99 कॉन्क्लेव आप बहुत ही धैर्य के साथ देखें और हमारी जनप्रतिनिधियों की बात को सुने। फिर
किन्हीं और जनप्रतिनिधि को यहां पर लेकर के आएंगे और आपके सवाल उनसे पूछेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये खास कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।